हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित निर्वाण। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 9th के चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री के बारे में। एक बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है जिसको हम मजाक मजाक में कंप्लीट कर देंगे और तुम कहोगे वाह यार भैया, मेरे से तो सारे क्वेश्चन हुए जा रहे हैं। तो इसी एनर्जी के साथ, इसी जोश के साथ आज के इस लेक्चर का श्री गणेश करते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक चीज मेरे को ना तुमसे थोड़ी सी पर्सनली बात करनी है। मैंने इस चैप्टर के बारे में ना बहुत सारे कमेंट्स देखे। मैंने देखा भाई वीडियो में भरा हुआ है कि भैया अगला चैप्टर यूक्लिड ज्योमेट्री, अगला चैप्टर यूक्लिड ज्योमेट्री। फिर मेरे दिमाग में आया इतना आसान चैप्टर है, क्यों बच्चे इतना डिमांड कर रहे हैं। मैं यूट्यूब पे गया, मैंने देखा कि यूक्लिड ज्योमेट्री के ऊपर लोगों ने एक लेक्चर बना रखा है या नहीं बना रखा। बहुत सारे लोगों ने बना रखा है। फिर मैंने कहा यार इतने लोगों ने बना रखा है तब भी बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है। फिर मेरे को पता चला जब मैंने अंदर सारे लेक्चर देखे कि या तो लोगों ने इसको बहुत आसान तरीके से छोटा छोटा करके बता दिया, तो जिन लोगों ने उसको आधे आधे घंटे में करवाया ना, उसमें सिर्फ मजाक हो रहा है, ये मैंने देख लिया है। उसमें सिर्फ और सिर्फ वो ऊपर ऊपर से पोस्टुलेट्स पढ़ के बता रहे हैं, क्वेश्चन अगर आ गए तो तुमसे नहीं हिल पाएंगे। फिर कुछ लोगों ने जिन्होंने क्वेश्चंस करवाए भी हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, बुकिश लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखवा दिए है, ऊपर ऊपर से सिर्फ हवा हवा में आंसर बता दिए हैं। वो भी तुम्हें नहीं पता, क्योंकि एग्जाम में क्या लिख के आओगे ये भी तो पता होना चाहिए। जिन लोगों ने एनसीईआरटी सॉल्व करवाई भी है, उन्होंने भी एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिख दी। उन्होंने भी सिर्फ ये लिख दिया कि देखो ऐसे लिख देना, ऐसे लिख देना, ऐसे लिख देना, हो जाएगा। भाई पेपर में कैसे लिखोगे। तो इसलिए ये चैप्टर जो है, अब मेरे को समझ में आ रहा है क्यों इतनी डिमांड है, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता कि एग्जाम में कैसे लिख के आना है। भाई लॉजिकली करेक्ट है, ये तो समझ में आ रहा है, पर एग्जाम में कैसे लिख के आओगे वो आज इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको। देखो इस वीडियो के लिए ना मैंने पहले सोचा मैं भी आधे घंटे में पढ़ा देता हूं, फिर मैंने सोचा यार नहीं, अच्छे तरीके से पढ़ाना है, ऐसा पढ़ाना है कि इसके बाद बच्चा किसी दूसरे लेक्चर पे ना जाए, इसके बाद बच्चा हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो बीच बीच में जितने भी सॉल्यूशंस मैंने लिखे हैं ना, एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करवाऊंगा और एनसीईआरटी बुकिश लैंग्वेज में नहीं सॉल्व करवाऊंगा। यहां पे जितने भी सॉल्यूशंस हैं भले ही टाइप्ड है, पर ये मैंने टाइप करें, अपनी लैंग्वेज में टाइप करें, इस लैंग्वेज में टाइप करें कि तुम्हें सिंपल एकदम देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ यार भैया कितनी आसान चीज है। तो हर एक चीज को मैंने अपनी लैंग्वेज में टाइप करा है, बहुत प्यारी तरीके से पढ़ाऊंगा, बस तू विश्वास रख। शुरू से लेकर एंड तक लेक्चर को देखियो, शुरू से एंड तक वीडियो को देखियो, और तेरे को ये चैप्टर खत्म होता हुआ दिख जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि तू जो ये एम लेके बैठा है इस क्लास 9th में, कि एम जो है वो है मेरा 100/100 इन मैथ्स, इस एम को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके लेक्चर ऑलरेडी चैनल पर डले हुए हैं, तो अगर तुम्हारा मन है तो वो भी तुम जाके देख सकते हो। पहले इसके कंप्लीट कर लेते हैं। देखो मेरी जान, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे। ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये बहुत ही एंशिएंट टाइम का चैप्टर है। एंशिएंट मतलब बहुत ही पहले का, मतलब जहां पे लोगों को पॉइंट का मतलब भी नहीं पता था, जहां पे लोगों को लाइन का मतलब भी नहीं पता था, वो डेफिनेशन आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो यूक्लिड जो थे ये मैथमेटिशियन थे उस एंशिएंट टाइम के, जिन्होंने ये सारी डेफिनेशंस लिखी थी। मतलब आप समझ रहे हो, ये वो बाबा थे हमारे जिन्होंने उस समय पे, जब लोग जानते भी नहीं थे ज्योमेट्री क्या होती है, जब लोग जानते भी नहीं थे पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, उस समय इन्होंने पूरी ज्योमेट्री के बारे में कुछ कुछ चीजें बताई थी। वही कुछ कुछ चीजें आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हम इनको ट्रिब्यूट देने वाले कि यार आपने जो जो चीजें पढ़ाई थी, आपने जो जो उस समय भविष्यवाणी करी, भविष्यवाणी कहेंगे, नहीं नहीं नहीं, आपने उस समय जो भी चीजें लिखी थी वो सारी चीजें आज सही हो रही हैं, तो उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें पढ़ेंगे। यूक्लिड बाबा ने कुछ कुछ चीजें बताई, वो पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गई। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज जो यूक्लिड बाबा ने बताई, यूक्लिड ने कुछ डेफिनेशन दी। यूक्लिड जो बाबा थे उन्होंने कुछ डेफिनेशन दी। ये डेफिनेशन है बहुत ही लॉजिकली करेक्ट। तुम कहोगे भैया कुछ है भी नहीं, पर समझो ये उस समय किया जब लोगों को पता भी नहीं था, तो इसलिए ये हमें सब समझनी पड़ेंगी, ये सब हमें याद करनी पड़ेंगी। थ्योरेटिकल चैप्टर है, याद करने वाला चैप्टर है, पर ऐसे याद करवा दूंगा कि मजा आ जाएगा। सबसे पहली चीज, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। मतलब भैया ये एक पॉइंट है। पॉइंट एक इतनी छोटी सी चीज है, इतनी छोटी सी चीज है जिसके हम और पार्ट्स नहीं कर सकते। ये पहली डेफिनेशन है। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले कि पॉइंट की क्या डेफिनेशन है, तो पॉइंट की डेफिनेशन है पॉइंट इज समथिंग विच हैज नो पार्ट। समझ गए? यही है पूरे चैप्टर में। तुम कह रहे हो भैया क्या चीज पढ़ा रहे हो, यही है पूरे चैप्टर में। लाइन की डेफिनेशन, लाइन क्या है? लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। मतलब ये एक लाइन होती है, इसकी क्या होती है, हमेशा एक लेंथ होती है। ये लेंथ है। क्या हम ये भी लिखते हैं कि इस लाइन की एक ब्रेड्थ है? नहीं लिखते ना। तो बेसिकली लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, अगर तुमसे कोई पूछ ले लाइन की क्या डेफिनेशन है, तो लाइन की डेफिनेशन है लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ।
ये पूरी पीपीटी तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेंशन मत लो, अभी देख लो, सिर्फ ध्यान से बस कान खोल के सुनना है। फिर उसके बाद जो तीसरी डेफिनेशन उन्होंने दी वो ये दी कि जो लाइन के एंड पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट होते हैं। मतलब तुम कहोगे भैया क्या मजाक बता रहे हो, पर यही है यार मेरी जान, द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट्स। मतलब ये जो लाइन थी ना, इसके जो एंड्स हैं, ये एंड और ये एंड, ये क्या है, ये पॉइंट्स हैं बेसिकली। और आसान भाषा में बताऊं, आसान भाषा में बताऊं तो एक लाइन जो होती है ना वो पॉइंट से मिलकर बनी हुई है। बहुत सारे पॉइंट जो है एक के बाद एक, 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 इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से जुड़ जुड़ के बहुत सारे पॉइंट जुड़ गए, और इस तरह से जुड़ जुड़ के उन्होंने क्या बना दिया, एक लाइन बना दी। तो एंड में भी एक पॉइंट होगा, शुरू में भी एक पॉइंट होगा, बीच में भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। ये हो गई तीसरी डेफिनेशन जो उन्होंने बताई है, क्या, द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट्स। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। यही जो भी मैंने बात बताई कि बहुत सारे पॉइंट जो होते हैं, इन सबको मिला के क्या बनती है, एक लाइन बनती है। ये हो गई हमारी चौथी डेफिनेशन। तो पहली पॉइंट की डेफिनेशन, कोई तुमसे पॉइंट पूछ ले तो क्या होगा, पॉइंट मतलब जिसका कोई पार्ट नहीं होता। लाइन मतलब एक ब्रेथलेस लेंथ, मतलब सिर्फ लेंथ है उसकी, ब्रेथ नहीं है, ब्रेथ नहीं है, सिर्फ लेंथ ही लेंथ है। तीसरा, जो लाइन के एंड्स होते हैं वो पॉइंट होते हैं। चौथा, पॉइंट से मिल मिल के एक लाइन बनती है। पांचवा, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस कोई इस तरह का सरफेस, ठीक है, ये सरफेस है जिसकी एक लेंथ होगी और उसकी एक ब्रेथ होगी। यही पांचवा पॉइंट बोला है कि एक सरफेस जो होता है ना, जैसे यहाँ पे ये पोडियम रखा हुआ है, इसको उठा के दिखाऊं, ये पोडियम रखा हुआ है, तो इसकी कुछ सरफेस है, वो इसकी कुछ लेंथ है, इसकी कुछ ब्रेथ है, तो ये होता है सरफेस, ये एक सरफेस है, ठीक है, प्लेन सरफेस है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं, पांचवा पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया, अरे चल जा, हाँ। फिर उसके बाद छठवां पॉइंट, द एजेस ऑफ सरफेस आर लाइन। जैसे ये पॉइंट, ये एक लाइन बन गई, ये पॉइंट, ये एक लाइन बन गई, ये एक लाइन हो गई। तो ये एजेस जो है, ये क्या है, ये लाइन है। कैसा भी सरफेस ले लो, कोई इस तरह का सरफेस होगा, है ना, तो इसमें भी एक ये लाइन, 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 एक ये लाइन। तो सारे जो एजेस होते हैं सरफेस के वो क्या होते हैं, लाइंस होते हैं। बहुत बेसिक मजाक सी चीजें, बट तुम्हें समझनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसी के ऊपर चैप्टर अब है, तो है, पढ़ना तो पड़ेगा। अब प्लेन सरफेस इज अ सरफेस, कोई एक प्लेन सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिसमें की बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस रहती हैं। भाई देखो ये सरफेस है, इस पे बहुत सारी स्ट्रेट लाइन हो सकती हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये बहुत सारी स्ट्रेट लाइन क्या है, इस पे लाई कर सकती हैं। ये है हमारा सातवां पॉइंट। क्लियर, जल्दी से वापस रिवाइज करें, रिवाइज करते हुए चलेंगे। पहला पॉइंट क्या होता है, जिसका कोई पार्ट नहीं होता। लाइन क्या होती है, जिसका कोई ब्रेड्थ नहीं होती। 2 पॉइंट हो गए। फिर उसके बाद लाइन के एंड्स क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। बहुत सारे पॉइंट से मिलके क्या होती है, एक लाइन बनती है। 4 पॉइंट हो गए। फिर उसके बाद एक सरफेस क्या होता है, एक सरफेस की लेंथ और ब्रेथ होती है। सरफेस के एजेस क्या होती हैं, लाइन होती हैं। ये हो गया 5वां और 6वां पॉइंट। और सरफेस पे बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस लाई कर सकती हैं। ये हो गया हमारा आखिरी पॉइंट। ये है यूक्लिड्स की कुछ डेफिनेशन जो हमें याद रखनी है। ठीक है। अब इसके बाद आती है एक चीज जिसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या बोला मैंने, अब एक चीज आती है जिसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब एक ऐसी चीज जो हमेशा सत्य है। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब जो हर जगह सत्य है। मेरे हाथ में एक पेन है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्योंकि हां दिख रहा है। दुनिया में, इस संसार में एक शोभित निर्वाण नाम का लड़का रहता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। हां जी रहता है। मैं इस समय ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, यूनिवर्सल ट्रुथ है, कर रहा हूं। तुम इस समय इस लेक्चर को देख रहे हो, यूनिवर्सल ट्रुथ है। कहीं पे भी कोई पूछेगा तुमसे तो तुम बता सकोगे हां जी देख रहा हूं। तो बेसिकली यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब जो एक संसार में सत्य जो है उसे यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। तो हमारे जो यूक्लिड भाई साहब थे, उन्होंने इस यूनिवर्सल ट्रुथ के 2 पार्ट करे। उन्होंने करा यूनिवर्सल ट्रुथ जो है 2 पार्ट में होते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सियम, एक को हम कहते हैं पोस्टुलेट्स। एक को हम कहते हैं एक्सियम, एक को हम कहते हैं पोस्टुलेट्स। एक्सियम मतलब वो ट्रुथ जो कि मैथमेटिक्स में कहीं पे भी यूज हो सकते हैं। क्या बोला मैंने, एवरीवेयर इन मैथमेटिक्स, ऐसे ट्रुथ जो कि मैथमेटिक्स में आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। पोस्टुलेट मतलब ऐसे ट्रुथ जो कि तुम ज्योमेट्री में यूज कर सकते हो, ओनली इन ज्योमेट्री। वो ज्योमेट्री बॉक्स नहीं मेरी जान, ज्योमेट्री बॉक्स नहीं, ज्योमेट्री मतलब वो नहीं होती जो तो लाइंस वाइंस एंगल्स वो सब।
तो यूक्लिड भाई साहब ने यूनिवर्सल ट्रूथ के दो पार्ट करे। एक वो पार्ट जो कि आप मैथ्स में कहीं भी यूज कर सकते हो, ज्योमेट्री हो, अलजेब्रा हो, कहीं पे भी, और एक वो पार्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टू ज्योमेट्री है। ये होता है यूनिवर्सल ट्रूथ और उसके दो पार्ट। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले कि एक्सियम और पोस्टुलेट में क्या डिफरेंस है, तो तुम बता दोगे, इजी पीजी है। क्या एक्सियम मतलब कहीं पे भी यूज कर सकते हो, वो वाले ट्रूथ, और पोस्टुलेट मतलब जो कि सिर्फ ज्योमेट्री तक लिमिटेड है। इसको अंग्रेजी भाषा में अगर हम देखें तो अंग्रेजों ने इस तरह से भाषा लगाई इसकी, क्या, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट, यूक्लिड एज्यूम सर्टेन। अब देखना तुम, मैंने जो तुम्हें बिल्कुल आसान तरीके से बताया, वो अंग्रेजों ने कितना ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया, कितना ज्यादा मुश्किल कर दिया। तभी भारत माता की, ठीक है, तो जय भी तो बोल दो। हाँ, तो एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स, देखो मेरे जान, यूक्लिड ने एज्यूम करे कुछ प्रॉपर्टीज जो कि प्रूव नहीं थे। भाई यूनिवर्सल ट्रुथ प्रूव कोई करने की जरूरत है, ये मेरे हाथ में पेन है, इसको प्रूव करने की कोई जरूरत है, तो उन्होंने क्या करा, कुछ प्रॉपर्टीज जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, दीज एजम्पशंस आर कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रुथ। ऑब्वियसली यूनिवर्सल ट्रुथ है, ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो कुछ प्रॉपर्टीज जिसका प्रूफ की जरूरत नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं हम, यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। He divided them into two types, axiom and postulate. Axiom और postulate के हिसाब से उन्होंने डिवाइड कर दिया। He used the term postulates for the assumptions that were specific to geometry and the assumptions used throughout the mathematics. On the other hand, the assumption used throughout the mathematics, कहीं पे भी जो यूज कर सकते हो उसे क्या कहते हैं अपन, उसे हम कहते हैं axioms। तो पोस्टुलेट मतलब जो सिर्फ ज्योमेट्री तक लिमिटेड है, और एक्सियम्स मतलब जो आप मैथमेटिक्स में कहीं भी यूज कर सकते हो। ये हो गए एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स की डेफिनेशन। अब कुछ हम एक्सियम्स पढ़ेंगे, कुछ हम पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। एक्सियम्स मतलब जो कहीं पे भी यूज कर सकते हो, और पोस्टुलेट मतलब जो ज्योमेट्री में यूज कर सकते हो। तो पहले हम कुछ एक्सियम्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, भारी मतलब, लोड मतलब, दिमाग पे लोड मतलब, बहुत आसान चीजें पढ़ी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इससे पहले हमने सिर्फ ये पढ़ा कि यूक्लिड्स ने क्या क्या डेफिनेशन दी। ये 7 डेफिनेशन क्लियर है। तो ये कुछ डेफिनेशन है, इसके बाद कुछ एक्सियम्स पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म। यही है बस, कुछ डेफिनेशंस दिए यूक्लिड भाई साहब ने, कुछ उन्होंने एक्सियम्स बताए हैं, कुछ उन्होंने पोस्टुलेट बताए हैं, बस ये पढ़ेंगे। तो डेफिनेशंस हमने पढ़ ली, अब एक्सियम्स पढ़ लेते हैं। तो एक्सियम्स क्या क्या दिए यूक्लिड बाबा ने, ये हम समझ लेते हैं। यूक्लिड्स ने जो एक्सियम दिए वो हम समझ लेते हैं। पहला, थिंग्स विच, देखो बहुत ही मतलब ऐसा लॉजिकली करेक्ट चीज जो तुम कहोगे भैया कोई बड़ी बात भी नहीं है, वो यहां पे लिखा है, तो इसलिए ध्यान से समझ लेना। ये जो एक्सियम्स हैं ये तुम्हें नंबर से याद होने चाहिए। डेफिनेशंस नंबर से याद हो ना हो कोई बात नहीं, ये एक्सियम्स तुम्हें नंबर से याद होने चाहिए कि पहला नंबर एक्सियम ये है, यूक्लिड का दूसरा नंबर एक्सियम ये है, यूक्लिड का तीसरा नंबर एक्सियम ये है। ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार लिखोगे याद हो जाएगा। पहले समझ लो। पहला, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। क्या बोला मैंने, देखो बहुत अच्छा एग्जांपल से समझाता हूं। ए जो है वो बी के बराबर है, ए जो है वो सी के भी बराबर है, तो इससे इंप्लाइज होता है कि बी और सी भी बराबर है। ये होता है पहली चीज, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग। बी भी ए के इक्वल, सी भी ए के इक्वल, तो बी और सी भी आपस में इक्वल। ये बोला है पहले पॉइंट ने। क्या, बी भी ए के इक्वल है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, तो बी भी सेम ए के इक्वल, सी भी ए के इक्वल, तो बी और सी भी आपस में इक्वल। ये इन्होंने बोला है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, तो इक्वल टू वन अनदर भी है। ये हो गया पहला एक्सियम। दूसरा एक्सियम, इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। क्या बोला, देखना, अगर ए बराबर बी है, दोनों तरफ ऐड कर दूं मैं, एडिंग टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ सेम क्वांटिटी ऐड कर दी, तो a प्लस 2 और b प्लस 2 जो होगा ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यही है हमारा सेकेंड एक्सियम। क्या, इफ इक्वल्स आर एडिड, इक्वल्स मतलब दो इक्वल चीज, दो और दो सेम चीज अगर तुमने दोनों जगह ऐड कर दी तो भी इक्वेशन पे कोई हानि नहीं पहुंचेगी, इक्वेशन बराबर ही रहेगी। अगर a और b बराबर है और दोनों तरफ हमने कुछ भी ऐड कर दिया, कुछ भी मतलब कुछ भी सेम चीज, दोनों तरफ x ऐड कर दो, दोनों तरफ y ऐड करो, दोनों तरफ 2, दोनों तरफ 4, दोनों तरफ 5, दोनों तरफ 6, दोनों तरफ 10, दोनों तरफ 1000, 2000, 10 करोड़ दोनों तरफ ऐड कर दो। अगर दोनों तरफ सेम चीज ऐड कर रहे हो, क्योंकि वो कट ही रही है ना, 2 से 2 कट ही तो गया, तो अगर तुम सेम चीज ऐड कर रहे हो अपनी सहूलियत के लिए, तो उस इक्वेशन पे कोई हानि नहीं पहुंचेगी। ये इन्होंने सेकेंड एक्सियम में बोला। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, जैसे कि a बराबर b है और सब्ट्रैक्ट कर दे, हम सब्ट्रैक्ट कर दें टू बोथ साइड्स, टू दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दें, तो a माइनस 2 और b माइनस 2 दोनों तरफ सेम चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी इक्वल रहेंगी। ये है हमारा तीसरा एक्सियम, है ना, इजी पीजी। चौथा एक्सियम, थिंग्स विच कंसाइड
थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। क्या बोला इन्होंने फोर्थ वाला? कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक। मान लो एक है लाइन ए बी और एक है लाइन सी डी जो कि बिल्कुल इसी के ऊपर लाया करिए, कोइंसाइड करिए मतलब एकदम इसके ऊपर चिपक गई है, तो ये दोनों इक्वल होंगी। बिल्कुल यही बात बोली है। तो थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर गई है, चिपक गई है, बिल्कुल बराबर बराबर चिपक गई है, तो वो दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। ये चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट समझना, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। मतलब देखो, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये एक पूरा का पूरा पिज्जा है, ठीक है, ये एक पूरा का पूरा पिज्जा है हमारा। इसमें से एक पार्ट जो है अगर उसको देखें, मान लो ये एक छोटा सा पार्ट है, निकाला नहीं हमने, एक अलग से पार्ट ले लिया जो इसी का है। मान लो हमने इसी में से एक पार्ट निकाला और फिर इसको भर भी दिया, तो ये होल है और ये एक पार्ट है, तो होल जो होगा वो हमेशा पार्ट से बड़ा होगा। ये इन्होंने बोला है। भाई एक पूरा हमारा ग्लोब है, उसमें एक इंडिया है, तो अगर मैं खाली इंडिया को ले लूं तो खाली इंडिया जो होगा और जो पूरा ग्लोब है, पूरा ग्लोब जो है हमारा, पूरा का पूरा संसार जो है, वो तो हमेशा बड़ा होगा ना। तो होल जो है वो एक खाली से तो बड़ा ही होगा। ये इन्होंने पांचवा पॉइंट बोला, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो अगर हम पूरे पिज्जा को लें और खाली एक पार्ट को उससे कंपेयर करें तो होल जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा। ठीक है। छठा पॉइंट, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग, जैसे मान लो मेरा एक दोस्त है राम, मैं राम का वेट मान लो 40 है, मैं राम से डबल हूं, मतलब मैं 80 हूं। मेरा एक और दोस्त है, वो भी राम से डबल है, तो वो भी 80 हुआ, तो हम दोनों बराबर होंगे। ये बोला छठे पॉइंट में। तुम कहोगे भैया यार हैं ये मजाक देखने आए हैं हम, यही है मेरी जान, मतलब लॉजिकली चीजें हैं, पर इसके जो क्वेश्चंस है ना उसमें बच्चे हिल जाते हैं। इसके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है ना वो बच्चों को समझ नहीं आते, तो उस पर थोड़ा सा दिमाग घूमेगा, पर मैं बता दूंगा। देखो क्या बोला है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग। तो इस थिंग के मैं भी डबल हूं, इसके ये भी डबल है, तो हम दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये इन्होंने बोला है। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग, मान लो इसका वेट 80 है, मेरा वेट 40 है, मैं इसका आधा हूं। एक और दोस्त है मेरा जिसका वेट 40 है, वो भी इसका आधा है, तो इसका ये भी आधा, मैं भी इसका आधा, तो हम भी इक्वल होंगे। तो थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग, इसके दोनों हाफ है, इसका हाफ मैं और इसी का हाफ वो, तो हम दोनों भी बराबर होंगे। ये बोला इन्होंने सातवें पॉइंट पे। तो छठा सातवां भी आपको समझ में आ गया। ये होते हैं यूक्लिड के एक्सियम। ये हमें नंबर से याद होने चाहिए, ये हमें नंबर से याद होने चाहिए। तो पहला नंबर एक्सियम क्या कहता है? पहला नंबर एक्सियम कहता है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये पहला, ए बी वो बी बी ए के बराबर, सी बी ए के बराबर, तो बी और सी बराबर, ये पहला। फिर उसके बाद इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ये दूसरा एक्सियम है। अगर दोनों तरफ सेम चीज ऐड कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तीसरा कहता है दोनों तरफ सेम चीज सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। चौथा कहता है कि अगर एक के ऊपर एक चिपक जाए तो वो सेम होंगे। पांचवा कहता है जो होल है वो बड़ा होगा एक पार्ट से। छठा कहता है कि अगर एक सेम चीज का मैं भी डबल हूं वो भी डबल है तो हम दोनों बराबर होंगे। एक सेम चीज का मैं भी आधा हूं वो भी आधा है तो हम दोनों बराबर होंगे। ये हमारे 7 एक्सियम्स हैं यूक्लिड के। ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर एक बार ना इसको हल्का हल्का सा लिख लो, क्योंकि इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब तुम तुरंत तो याद नहीं कर पाओगे, तो इसलिए हल्का हल्का सा ना इसको लिख लो कि पहला ये कहता था, दूसरा ये, तीसरा ये। अब तुम जब क्वेश्चंस करोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक्सियम्स के ऊपर, देखो मेरी जान, समझ गए ना। पहला इक्वल टू सेम थिंग इक्वल टू वन अनदर। दूसरा इक्वल ऐड करा कोई दिक्कत नहीं, इक्वल सब्ट्रैक्ट करा कोई दिक्कत नहीं, है ना। एक के ऊपर एक चिपका दिया सेम होगा। होल जो है बड़ा होगा, डबल जो होगा वो भी सेम होगा, जो सेम चीज के हाफ होंगे वो भी सेम होंगे। ये हो गए 7 पोस्टुलेट, 7 एक्सियम्स। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है ए इज ऑफ सेम एज एज बी। जो ए है वो बी की सेम एज का है। सी इज ऑफ सेम एज ऑफ बी, सी जो है वो भी बी की सेम एज का है। यूक्लिड का कौन सा एक्सियम जो है वो ए और सी के बीच में रिलेशन बताता है? भाई बी भी ए के बराबर, वो ए भी बी के बराबर, सी भी बी के बराबर, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए और सी भी बराबर। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कौन सा एक्सियम कहता है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग? पहला एक्सियम। तो आंसर विल बी फर्स्ट एक्सियम। ये है। अब बोला इट इज नोन दैट x प्लस वाई जो है वो 10 के बराबर है, और बोल दिया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 प्लस जेड है। दोनों तरफ सेम चीज ऐड कर दी। इफ इक्वल्स आर एडेड टू सेम थिंग,
इफ इक्वल आर एडेड टू बोथ साइड्स तो पूरा का पूरा इक्वल होगा। ये कौन सा एक्सियम है, कौन सा एक्सियम है, सेकंड नंबर एक्सियम, तो आंसर विल बी सेकंड एक्सियम। थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो एक फिगर दे रखी है हमें, ये ए बी सी डी, ये हमें दे रखी है, एक लाइन है जिसपे ए बी सी डी है। इफ ए सी बराबर बी डी, हमें क्या दिया है, इफ ए सी जो है वो बी डी के बराबर है तो प्रूफ करना है ए बी बराबर सी डी है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ए सी और बी डी जो है ये बराबर है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। ध्यान से समझना चीज को, क्या बोला है इन्होंने, ये पूरी लाइन दे रखी है, इसमें बोल रखा है ए सी और बी डी बराबर है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ वाले को हम लाल से लिखे, प्रूफ हमें करना है कि ए बी और सी डी बराबर है। कैसे करेंगे, ए सी और बी डी बराबर दिए, इन दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है, वो क्या है, वो है ये, इन दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है वो है ये, तो इस कॉमन चीज को हटा देते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग बी सी बोथ साइड्स, और फ्रॉम एक्सियम नंबर 3 हमें पता है इफ इक्वल्स, तो पूरा लिख देना यहां पे, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स तो रिजल्टिंग भी इक्वल होगा, तो इसको पूरा यहां पे लिख देना। ठीक है, मैं तुम्हें एग्जाम में बता रहा हूं कैसे लिखना है। तो सब्ट्रैक्टिंग बीसी बोथ साइड्स, कौन सा एक्सियम यूज करा हमने, ये, तो हम दोनों तरफ अगर बीसी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एसी में से भी बीसी सब्ट्रैक्ट करा, बीडी में से भी बीसी सब्ट्रैक्ट करा, तो एसी में से बीसी गया, अगर एसी में से बीसी चला गया, इस एसी में से बीसी गया तो ए बी बचा, तो ए बी बचा, बीडी में से बीसी गया तो बीडी में से बीसी चला गया तो सीडी बचा, तो ए बी बराबर सीडी, यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, एचपी हेंस प्रूव्ड। तो इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिजल्टिंग विल बी इक्वल, तो इक्वल सब्ट्रैक्ट करें, दोनों से सेम चीज सब्ट्रैक्ट करिए, बीसी बीसी, तो भी ये इक्वल ही रहेगा। पहले तो ये इक्वल था, दोनों तरफ बीसी सब्ट्रैक्ट करा तो भी इक्वल का साइन हम लगा सकते हैं। ये एक्सियम नंबर 3 हमें कहती है ना, इजी पीजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज नोन दैट, अरे ये तो सेम क्वेश्चन है, ये तो सेम क्वेश्चन अभी तो करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम एंड रवि हैव द सेम वेट, तो राम का जो वेट है मान लो वो x kg है, और रवि, अरे ये तो दोनों ही r से है, तो राम और रवि जो है दोनों के दोनों x kg के हैं। ठीक है, तो हमें राम का जो वेट है वो रवि के वेट के बराबर दिया है। इफ ईच गेन वेट बाय 2 kg, दोनों ने क्या करा, राम ने भी 2 kg ऐड कर लिया, रवि ने भी 2 kg ऐड कर लिया, हाउ विल देयर न्यू वेट्स बी कंपेयर्ड, अरे दोनों तरफ दो ऐड हुए हैं। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, एक्सियम नंबर 2 लिख देना ऐसे, क्या, फ्रॉम एक्सियम नंबर 2 इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन द रिजल्टिंग विल आल्सो बी इक्वल, तो इनका जो बाद में वेट होगा वो भी इक्वल होगा, देन देयर रिजल्टिंग वेट विल आल्सो बी इक्वल। लिख दोगे, इजी पीजी है, समझ गए, बस ये लिखना है, क्या, एक्सियम नंबर 2 कहते हैं इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन रिजल्टिंग विल बी इक्वल, देयरफॉर देयर फाइनल वेट विल आल्सो बी इक्वल, ये हमें लिखना है बस। ठीक है, ये मैं बहुत आसान क्वेश्चन करवा रहा हूं इसमें, इसलिए लिखवा नहीं रहा, ये तो तुम लिख भी लोगे। एनसीईआरटी में थोड़ा सा दिमाग खराब होता है बच्चों का, वो हम समझेंगे। तो हमने डेफिनेशंस पढ़ी, हमने एक्सियम्स पढ़े, अब हम कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं। पोस्टुलेट्स मतलब जो कि लिमिटेड टू ज्योमेट्री है, द ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ्स लिमिटेड टू ज्योमेट्री जो है उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पोस्टुलेट्स कहते हैं। है ये भी आसान से, कुछ नहीं है, तुम देखते समझ जाओगे, बस नाम है पोस्टुलेट्स। चलिए, ये ज्यादा नहीं बजाता मैं, ये भी कहेगा भैया यार कितनी बजाते हो मुझे। तो पोस्टुलेट नंबर 1 जो है मेरी जान, वो कहता है अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। ये पोस्टुलेट नंबर 1 है, क्या, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन हम बना सकते हैं। ये पहला पोस्टुलेट है, एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन हम बना सकते हैं। इसी का एक एक्सियम कहता है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ओनली वन यूनिक लाइन। भाई दोनों पॉइंट से एक लाइन तो बना सकते हो, दो, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, तो एक लाइन बन गई। ये भी है कि सिर्फ यही लाइन होगी, इसके अलावा कोई और लाइन होगी भी नहीं, तो दो पॉइंट्स के बीच में हमेशा सिर्फ एक लाइन होगी। भाई और क्या बना सकते, ये एक लाइन को ये, भाई इन दोनों ऐसे जोड़ दिया मान लो तुमने कि भैया ऐसे करके, तो जो ये लाइन को ये, लाइन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन, तो दो पॉइंट्स के बीच में एक लाइन होगी और वो यूनिक लाइन होगी। तो दो पॉइंट्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक लाइन होगी, ओनली अ यूनिक लाइन इज पासिंग थ्रू देम। दो पॉइंट्स के बीच में सिर्फ एक यूनिक लाइन जाएगी, ये कहता है पोस्टुलेट 1 और एक्सियम 5.1। पोस्टुलेट नंबर 2 कहता है टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। ये एक लाइन है, इसको यहां भी कितना आगे बढ़ा सकते हैं, यहां भी कितना आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
ये कहता है पोस्टुलेट नंबर 2। पता है हमें लाइन जो है इधर भी इंफिनिटी जा सकती है, इधर भी इंफिनिटी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। पोस्टुलेट नंबर 3 क्या कहता है? सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मैंने एक सेंटर लिया, ये रेडियस लिया, सेंटर एक पॉइंट है, रेडियस एक लाइन सेगमेंट है, तो इससे भी मैं एक सर्कल बना सकता हूं, है ना। मैं मान लो थोड़ा सा रेडियस लूं, इससे भी एक सर्कल बनेगा, और छोटा ले लूं, इससे भी एक सर्कल बनेगा। तो एक सेंटर और एक रेडियस से मैं एक सर्कल बना सकता हूं, एक सेंटर एक रेडियस से मैं सर्कल बना सकता हूं। ये इन्होंने बोला, बहुत ही बेसिक सी चीज है, तो ये तुम्हें समझ में आ गई। पोस्टुलेट नंबर 3। पोस्टुलेट नंबर 4, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू, मतलब कितना मजाक सी चीज नहीं बोली, सारे के सारे राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। अरे सारे राइट एंगल 90 होते हैं तो सारे एक दूसरे के बराबर ही तो होंगे। राइट एंगल का मतलब ही 90 डिग्री होता है, तो सारे 90 डिग्री हैं तो सारे एक दूसरे के बराबर होंगे। हैं बहुत मजाक सी चीजें, बट ये एंशिएंट टाइम की है, उस समय के जब लोगों को इनके बारे में पता भी नहीं था, तो उस समय पोस्टुलेट्स निकाले गए थे यूक्लिड बाबा के थ्रू। पोस्टुलेट नंबर 5 जो है वो क्या कहता है? If a straight line falling on the two straight line make the interior angle on the same side of the triangle taken together less than the true right angle। नहीं समझ में आ रहा तो मैं बताता हूं, देखो 5वां नंबर पोस्टुलेट में समझाता हूं। ये थोड़ा सा क्या है, दिमागदार पोस्टुलेट है। दिमागदार भी नहीं है, मतलब अंग्रेजों ने बड़ी बड़ी लाइनों में लिख दिया। अब देखना तुम्हें हिंदुस्तानी कैसे समझाएंगे। तो पोस्टुलेट नंबर 5 क्या कहता है? देखो पोस्टुलेट नंबर 5 क्या कहता है मेरी जान? पोस्टुलेट नंबर 5 कहता है कि मान लो दो लाइन है, एक लाइन है ये L, एक लाइन है ये M, ठीक है, और एक मान लो ट्रांसवर्सल है, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल है। तो दो लाइनें, एक ट्रांसवर्सल है, एक ही एंगल बनेगा, एक ही एंगल बनेगा, तो 1 और 2, एक ही एंगल बनेगा और एक ही एंगल बनेगा 3 और 4। बोला ये जा रहा है भाई, इन्हें क्या कहते थे हम? इंटीरियर एंगल्स कहते थे। 1 2 3 4 क्या इंटीरियर एंगल है? 1 और 2 क्या है? इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इस साइड में। 3 और 4 क्या है? इस साइड में, ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये कह रहा है जो इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है उनका सम ले लो। जैसे 1 और 2 जो है वो एक सेम साइड में है, और 3 और 4 जो है ये एक सेम साइड में है। तो बोला क्या जा रहा है, ध्यान से सुनना, दो लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, सेम सेम साइड वालों का सम ले लो। ये इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका सम ले लिया। ये इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका सम ले लिया। जिनका सम लेस देन 180 होगा, जिसका सम लेस देन 180 होगा, उस तरफ जो लाइन होगी ना वो पीछे जाके मिल जाएंगी। इस तरफ की जो लाइन है ये पीछे जाके मिल जाएंगी एक पॉइंट पे। इसे ही क्या बोला है? इसे ही क्या बोला है? इसे ही बोला है पोस्टुलेट नंबर 5। है ना आसान? है ना आसान? तो बोला ये जा रहा है कि अगर दो लाइन है उसमें इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये भी इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो दोनों साइड का सम ले लो। इन दोनों का सम ले लिया, इन दोनों का सम ले लिया। जहां का सम लेस देन 180 है वो उस तरफ जाके पीछे मिलेंगी ऊपर वाली लाइनें। ये बोला इन्होंने पोस्टुलेट नंबर 5 पे, ठीक है। इफ अ स्ट्रेट लाइन इज फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेकिंग द इंटीरियर एंगल टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल, टू राइट एंगल का सम मतलब 90 का सम, वही 180 का सम, देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस इंडेफिनिटली मीट एट वन साइड इन विच सम इज लेस देन टू राइट एंगल। जहां पे सम लेस देन टू राइट एंगल होगा, लेस देन 180 होगा, उधर जाके वो पीछे मिलेंगी। ये इन्होंने पोस्टुलेट नंबर 5 में बोला, ठीक है। तो 5 पोस्टुलेट हमने पढ़े, बहुत इजी से है, कुछ नहीं है। एक बार और वापस पढ़ाते हैं। पहला है दो पॉइंट के बीच में एक लाइन बनेगी, वो लाइन इधर भी बहुत ऊपर जा सकती है, उधर भी बहुत आगे जा सकती है, दूसरा पोस्टुलेट। तीसरा पोस्टुलेट एक सर्कल बना सकते हो रेडियस और सेंटर से। चौथा पोस्टुलेट क्या कि सारे राइट एंगल बराबर होते हैं। पांचवा पोस्टुलेट क्या, जो मैंने अभी बताया कि इंटीरियर एंगल का जहां सम 180 से कम होगा वहां पीछे जाके वो लाइन मिलेंगी। ये है आपके 5 पोस्टुलेट। तो डेफिनेशंस मैंने कुछ पढ़ी, उनको ऐसे नंबर से याद करने की जरूरत नहीं है। एक्सियम को नंबरिंग से याद होना जरूरी है, पोस्टुलेट्स का भी नंबरिंग से याद होना हमें जरूरी है, ठीक है। तो थ्योरी तो यहीं पे खत्म होती है, थ्योरी तो यहीं पे खत्म होती है। आगे आगे नहीं, थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और है। देखो कुछ है यूनिवर्सल ट्रुथ जिनके प्रूफ्स की जरूरत नहीं है, एक होती है थ्योरम जिनके प्रूफ की जरूरत है, दैट रिक्वायर्स प्रूफ। क्या? दैट रिक्वायर्स अ प्रूफ इज नोन एज थ्योरम्स। तो थ्योरम मतलब ऐसी स्टेटमेंट जिनको प्रूफ की जरूरत है। जो यूनिवर्सल ट्रुथ थे, एक्सियम था, पोस्टुलेट था, उनमें उनको प्रूफ की जरूरत नहीं थी। बोला ही था ना एक्सियम और पोस्टुलेट की डेफिनेशन में, क्या बोला था मेरी जान? एक्सियम और पोस्टुलेट की जिसमें कि assume certain properties which were not to be proved, ठीक है, not to be proved। तो उन्हें क्या कहते थे हम? एक्सियम, पोस्टुलेट्स और यूनिवर्सल ट्रुथ कहते थे। ऐसी चीजें, ऐसी स्टेटमेंट जिनके प्रूफ की जरूरत है उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे थ्योरम।
कुछ थ्योरम्स हैं हमने सर्कल में पढ़ी है ना, लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ी है, ट्रायंगल्स में पढ़ी, बहुत सारी थ्योरम पढ़ी हमने कि सम जो होता है एंगल ऑफ ट्रायंगल का 180 होता है, ये एक थ्योरम है ना। और कुछ थ्योरम्स हमने 9th क्लास में बहुत सारी पढ़ी है, सर्कल्स में आप पढ़ोगे बहुत सारी थ्योरम पढ़ोगे, तो उनके प्रूफ की भी जरूरत पड़ती है, उन्हें हम कहते हैं थ्योरम्स। ठीक है, तो एक्सियम, पोस्टुलेट, यूनिवर्सल ट्रुथ, जिनके प्रूफ की जरूरत नहीं है, थ्योरम मतलब जिसके प्रूफ की जरूरत है। तो तुमसे अगर डिफरेंस पूछ लेंगे तुम बता दोगे? समझ गए, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। एक आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये थ्योरम जो है ये हमें प्रूफ करनी है। ध्यान से समझना, थोड़ा सा है बस दिमागदार चीज है, मतलब दिमागदार भी नहीं है बहुत आसान सी, पर लिखने में जो है ना, जब एग्जाम में लिखने वाली बात आती है, जब बच्चे हिल जाते हैं, तो मैं तुम्हें एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा और सोचना कैसे वो भी बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना। प्रूव दैट टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। दो लाइन है, एक लाइन है मान लो L, एक लाइन है मान लो M, ठीक है, एक लाइन है L, एक लाइन है M। बोल रहा है प्रूव करो कि इन दोनों में मोर देन वन पॉइंट जो होंगे वो कॉमन नहीं होंगे, सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन होगा। ये तो हमें पता है कि जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी एक ही पॉइंट कॉमन होगा, ये तो हमें पता है। ये बोल रहा है एक से ज्यादा नहीं होंगे, हमें प्रूव करना है। बिल्कुल एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं होंगे। अगर दो डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग लाइन है, अगर कोइंसाइड करती तो बहुत सारे पॉइंट होते, पर ये डिस्टिंक्ट है, दो अलग अलग लाइन है, तो दो अलग अलग लाइन जो है वो हमेशा सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। ये सत्य है, ये सत्य हमें पता है। हमें ये प्रूव करना है एक से ज्यादा नहीं होंगी, जो गलत है यही हमें प्रूव करना है कि एक से ज्यादा नहीं होंगी। तो हमें प्रूव करना है एक से ज्यादा पॉइंट जो होंगे वो कॉमन नहीं होंगे। तो इसको ना कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। हम मान लेते हैं एक से ज्यादा होंगे, मान लो P और Q जो है L में भी है, P और Q जो है वो M में भी है। क्या बोला मैंने? हमें प्रूव करना है एक से ज्यादा पॉइंट कॉमन नहीं होंगे। तो मैं मान लेता हूं एक से ज्यादा पॉइंट कॉमन होंगे। मैंने बोल दिया L पे भी P और Q है, M पे भी P और Q है, मैंने तो ये बोल दिया। पर फिर मेरे को याद आया, भाई साहब पोस्टुलेट नंबर वन का एक्सियम 5.1 क्या कहता है? पोस्टुलेट नंबर 1 का एक्सियम 5.1 क्या कहता है? कहता है कि दो पॉइंट से सिर्फ एक लाइन जाएगी। पर यहां पे जो मैंने एजम्पशन लिया उसमें तो दो पॉइंट से ये L भी जा रही है, दो पॉइंट से ये M भी जा रही है, मतलब मेरा एजम्पशन क्या है? गलत है। तो ये क्या हुआ? मैंने जो एज्यूम करा था कि P और Q से L भी जाएगी, P और Q से M भी जाएगी, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। मैंने एज्यूम करा था P और Q दोनों पे लाया करेंगे, पर पोस्टुलेट कहता है कि P और Q से सिर्फ एक लाइन जाएगी। तो जो मैंने एज्यूम करा था वो पोस्टुलेट से कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब जो मैं सोच रहा था और पोस्टुलेट जो है वो आपस में गलत हो रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, मतलब जो मैंने सोचा था वो गलत है। मैंने माफी मांग ली, सॉरी सर, सिर्फ एक ही लाइन जाएगी, मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट होगा जो कॉमन होगा। इसको हम भाषा में कैसे लिखेंगे, अपने एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो मैंने समझाया। देखो कैसे लिखेंगे, देख लो इस तरह से लिखना है। क्या? ध्यान से सुनना। अभी जो मैंने बताया उसको मैंने इंग्लिश में लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है। टू डिस्टिंक्ट लाइन हमें दे रखी है L और M, तो दो लाइन है, एक L है एक M है। टू प्रूव L एंड M कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन लिखोगे कि L और M दो डिस्टिंक्ट लाइन है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, दो अलग अलग लाइन है, कोइंसाइड नहीं कर रही है। ठीक है, एक कंडीशन हो सकती थी कोइंसाइड करे, कोइंसाइड करते तो बहुत सारे पॉइंट कॉमन हो जाते। भाई ये एक लाइन बहुत सारे पॉइंट कॉमन है। ये बोल रहे डिस्टिंक्ट लाइन है, ठीक है जी। तो दो डिस्टिंक्ट लाइन है, प्रूव करना है दोनों पे मोर देन वन पॉइंट कॉमन नहीं होगा। प्रूफ इफ L एंड M आर पैरेलल देन देयर इज नो पॉइंट इन कॉमन। बिल्कुल भाई, एक तो कोइंसाइड वाला है, एक और है L और M पैरेलल नहीं होने चाहिए, तो हमने बोल दिया L और M जो है वो पैरेलल नहीं होने चाहिए, पहला पॉइंट ये तो हमने लिख दिया, ठीक है। सो L is not parallel to M. Let P and Q be two points common to both line. P और Q जो है वो दोनों में कॉमन है, L में भी L और M जो दो लाइन है, जो L लाइन है और M लाइन है दोनों में, ये ऐसे ना टाइपिंग में ऐसे आ रही है, ये L ही है, ठीक है। तो हमने बोल दिया क्या? Let P and Q be two points common to both line. L और M दोनों में कॉमन है P और Q, यही तो मैंने बोला कि P और Q इसमें भी, P और Q इसमें भी, ये हमने मान लिया। Now we observe that line L contains both point and line M also contain both point. M में भी दोनों पॉइंट है P और Q, L में भी दोनों पॉइंट है। But according to postulate number 1, we know that there is only one line passing through the two points. Therefore, L जो है वो तो parallel to M होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये तो पैरेलल वाली कंडीशन होगी, पर पैरेलल तो हो ही नहीं सकते थे। यही तो मैंने बोला, L और M पैरेलल नहीं हो सकते थे। पर अगर दो पॉइंट जो है तो ये therefore ये लाइन मैंने गलत लिख दी, ये नहीं लिखनी, ये गलत लिख दिया, पैरेलल वाला पॉइंट ही नहीं था, ये कंफ्यूजन हो रहा है।
वापस से समझो, वापस से समझो, वापस से, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, मतलब लिखने में दिमाग लगता है, समझने में कुछ नहीं है। पी और क्यू मैंने 2 पॉइंट माने, मैंने माने वो एल में भी है, वो एम में भी है, तो मैंने लिख दिया वी ऑब्जर्व एल ऑल्सो कंटेन पी एंड क्यू, एम ऑल्सो कंटेन पी और क्यू। पर 2 पॉइंट जो है उससे तो सिर्फ एक लाइन जा सकती है, ये पोस्टुलेट नंबर 1 कहता है। देयरफॉर दिस कंट्राडिक्ट आवर assumption that L and not are parallel, therefore assumption is wrong, therefore two distinct line cannot have one point in common, cannot have more than one point in common। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा प्रूफ। ठीक है, मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, कुछ नहीं मुश्किल नहीं है, एक बार तुम इसको वापस पढ़ोगे ना तो आसान लगेगा, बस इसको लिखना है एग्जाम में। सोचने में तो तुम्हें समझ में आ गया था, जब मैं तुम्हें समझा रहा था, जब तो तुम्हें समझ में आ गया था कि हाँ भैया आप सही बोल रहे हो, एल और एम दोनों पे 2 पॉइंट नहीं हो सकते, क्योंकि 2 पॉइंट से तो सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है, ये 2 लाइन कैसे हो रही है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। बिल्कुल जो मैं बोल रहा था उसको हमें यहाँ पे लिख दिया, एक बार तुम पढ़ोगे पीडीएफ को तुम्हें समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी पे। तो एक्सियम्स हमने पढ़ लिया, कुछ पोस्टुलेट्स हमने पढ़ लिए, कुछ डेफिनेशंस हमने कुछ पढ़ ली, अब हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स भी करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है? एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 मेरी जानिए कहता है, इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन लाइन एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी। क्या बोला मैंने? ए बी और सी 3 पॉइंट है एक लाइन पे, और बी जो है इन दोनों के बीच में कहीं लाई करता है। ठीक है, तो ये लाइन है ए बी सी, इसके बीच में एक लाइन है ए सी जिसके बीच में एक बी पॉइंट लाई करता है। प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के बराबर है। ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। यहां पे हम कैसे इसको सोचेंगे, क्या सोचने का तरीका है? हमें ये दिख रहा है कि ए बी प्लस बी सी जो है, ये जो एक पेयर बन रहा है, ये जो एक पेयर बन रहा है, ये एसी के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है, एसी के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है, मतलब एसी के ऊपर चिपक रहा है। भाई एक एसी है, ये एसी है, इस एसी के ऊपर ए बी प्लस बीसी जो है, ए बी प्लस बीसी जो है ये इसके ऊपर कोइंसाइड कर रहा है, इसके ऊपर चिपक रहा है। और हमें पता है कि जो चीज आपस में कोइंसाइड करती है वो क्या होती है? बराबर होती है। तो ये जो पेयर ए बी प्लस बीसी है ये एसी के बराबर होगा। देन द पेयर ए बी प्लस बीसी जो है वो एसी के बराबर होगा। यही है प्रूफ। भैया क्या बोल दिया यार, फिर समझ नहीं आ रहा क्या बोला? अरे देख, ए बी प्लस बीसी, ये जो पूरा एक पेयर बन रहा है, ए बी प्लस बीसी को अलग अलग ले लें, तो ए बी और बीसी को अलग से ज्वाइन करके एक पेयर बनाए, तो वो एसी के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है, हमें क्लियरली दिख रहा है। और हमें पता है बाय एक्सियम नंबर कौन सा? एक्सियम नंबर 4 था, या 4 था ना, कि जो एक दूसरे पे कोइंसाइड करते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नहीं, एक्सियम नहीं था, पोस्टुलेट था, पोस्टुलेट था, पोस्टुलेट था। क्या पोस्टुलेट क्या था? पोस्टुलेट था, एक्सियम था, एक्सियम था, एक्सियम था, मैं ही कंफ्यूज हो गया। हाँ, थिंग्स विच कोइंसाइड ईच अदर, तो 4th नंबर ही था, बिल्कुल सही। तो थिंग्स विच कोइंसाइड ऑन वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, तो हम ये बोल देंगे बाय एक्सियम नंबर 4, बाय एक्सियम नंबर 4, बाय एक्सियम नंबर 4 हम बोल देंगे, एक्सियम नंबर 4 से हम बोल देंगे कि ए बी प्लस बी सी जो है ए सी के बराबर है। भाई ये तो आपने थ्योरी में बता दिया, ये तो आपने हवा में बता दिया। लिखेंगे कैसे? मैंने कहा ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। क्या? वी कैन सी दैट द पेयर ए बी प्लस बी सी कोइंसाइड विद ए सी। हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो पेयर ए बी प्लस बी सी है वो एसी पे कोइंसाइड कर रहा है। एंड वी नो दैट बाय यूक्लिड एक्सियम नंबर 4 सेज दैट द थिंग व्हिच आर कोइंसाइड विद ईच अदर आर इक्वल टू वन अनदर, देयरफॉर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। जो मैंने बोला बिल्कुल वैसे लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया? तो ए बी प्लस बी सी जो पेयर था वो एसी के ऊपर कोइंसाइड हो रहा था, तो दोनों जो कोइंसाइड करेंगे वो बराबर होंगे। ये हमने एक्सियम नंबर 4 में पढ़ा था। ये एग्जाम्पल नंबर 1। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, समझना, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। एक गिवन लाइन सेगमेंट है, ठीक है, मान लो एक गिवन लाइन सेगमेंट है ए बी, इतनी बड़ी क्यों बना रहा हूं मैं? तो एक गिवन लाइन सेगमेंट है, मान लो ए बी। हमें प्रूव करना है कि इस गिवन लाइन सेगमेंट के ऊपर हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना सकते हैं। भाई सेम लेंथ का ले लो, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब सेम लेंथ की साइड जो होती हैं उन्हें इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। हमें प्रूव करना है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हम इस पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो देखो, इसको प्रूव करने का तरीका है। तुम कहोगे भैया मेरे दिमाग में कैसे आएगा? मेरे भी दिमाग में नहीं आया था। जब हम बचपन में थे हमने टीचर से पढ़ा था, हमें समझ में आ गया। आप बचपन में हो, आप मेरे से पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, इसको करने का एक बहुत ही अतरंगी सा तरीका है। कंस्ट्रक्शन करनी है इसमें। देखो हमें क्या कंस्ट्रक्शन करनी है, देखते रहना, बस देखते रहना।
एक बार क्या करेंगे हम, ए को सेंटर मानेंगे, ए बी को रेडियस मानेंगे और सर्कल बनाएंगे। क्या बोला मैंने, ए को सेंटर माना, ए बी को रेडियस माना और एक सर्कल बना दिया। ए को सेंटर माना, ए बी को रेडियस माना और एक सेंटर सर्कल बना दिया। पहला केस, ये पहला केस। फिर क्या करेंगे हम, फिर क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट, सेकंड चीज ब्लैक से करते हैं। सेकंड चीज हम क्या करेंगे, बी को सेंटर मानेंगे, वापस से ए बी को ही रेडियस मानेंगे और एक सर्कल बनाएंगे। तो बी को सेंटर मानो, ए बी को रेडियस मानो, बी को सेंटर, ए बी को रेडियस। तो इस तरह से करते हैं ना हम, अब वो लेते हैं, कंपास लेते हैं, इस तरह से रख के सेंटर, ये सेंटर हुआ और यहां तक ये रेडियस आया और ऐसे करके घुमा दोगे। तो ऐसे बी को सेंटर माना, ए बी को रेडियस माना और घुमा दिया तो एक ये सर्कल बन गया। समझ गए? अभी मैं कंपास से नहीं कर रहा हूं तो ये थोड़ा बड़ा छोटा दिख रहा होगा, पर तुम समझ गए। जो लाल वाला है वो क्या है, लाल वाला क्या है, लाल वाला है फर्स्ट वाला, ए को सेंटर, ए बी रेडियस। और जो ब्लैक वाला है, जो ब्लैक वाला है वो है सेकंड वाला कि बी को सेंटर, ए बी को रेडियस। अब ये जहां पे पिंक, हाँ, अब ये जहां पे मिल रहे हैं दोनों सर्कल, वहां से दोनों लाइन ज्वाइन कर दो, वहां से दोनों लाइंस ज्वाइन कर दो। जिस पॉइंट पे मिल रहा है, मान लो ये पॉइंट सी है, तो ए से भी ज्वाइन कर दो, बी से भी ज्वाइन कर दो। ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, जो यहां पे लिखी है, देखो, ड्रॉ सर्कल विद सेंटर ए, रेडियस ए बी, अनदर सर्कल विद सेंटर बी एंड रेडियस ए बी। इंटरसेक्शन पॉइंट को हम सी बोल देंगे और ड्रॉ लाइन सेगमेंट एसी और बीसी। तो एसी और बीसी हम बना लेंगे। तो एसी और बीसी हमने बना लिया। ये पहली चीज है जो हम कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। अब देखो सोचने वाली चीज क्या है, अब सोचने वाली चीज क्या है, सोचना ध्यान से। सोचने वाली चीज ये है, अगर हम पहले वाले सर्कल में देखें, जो लाल वाला सर्कल है, सिर्फ लाल वाले सर्कल को देखें, तो लाल वाले सर्कल में एसी क्या है, खाली लाल वाला सर्कल देखते हैं। देखो ब्लैक वाला हटा देता हूं, खाली लाल वाला सर्कल देखो। लाल वाले सर्कल में अगर मैं तुमसे पूछूं एसी क्या है, तो एसी भी तो रेडियस है भाई। सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दें वो रेडियस होता है, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दें वो रेडियस होता है। तो एसी क्या है, एसी रेडियस है। तो लाल वाले सर्कल में एसी क्या है, रेडियस है। एसी रेडियस है लाल वाले सर्कल में, समझ में आ गया? एसी रेडियस है लाल वाले सर्कल में। एबी भी रेडियस है, एबी भी रेडियस है। तो एसी और एबी क्या होंगे, बराबर होंगे भाई। एबी भी रेडियस, एसी भी रेडियस, तो एसी और एबी बराबर होंगे। ये पहली चीज समझ में आ गई। अब हम अगर हम देखें तो एसी रेडियस था, एसी एबी के बराबर था, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम अगर हम देखें ब्लैक वाले सर्कल में, तो ब्लैक वाला सर्कल लेते हैं। एसी बराबर एबी है, ये याद रखना। क्या एसी बराबर एबी है, ये याद रखना। एसी और एबी हमने बराबर कर दिया क्योंकि दोनों क्या थे, रेडियस थे। अब अगर हम ले ब्लैक वाला सर्कल, तो लाल वाले को उड़ा दिया। ब्लैक वाले को देखें तो बी सेंटर था, ए एक पॉइंट है सर्कल पे, तो ए भी हमने रेडियस बोला था। मैं तुमसे पूछूं बीसी क्या है, तो बीसी भी क्या है, सेंटर से सर्कल के पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, तो बीसी भी रेडियस है। बीसी भी क्या है, बीसी भी एक रेडियस है। और एबी भी एक रेडियस है, तो एबी भी एक रेडियस है। तो एबी भी बीसी के बराबर है, एबी बीसी के भी बराबर है। तो काले वाले सर्कल में एबी बीसी के बराबर है, तो एबी बीसी के भी बराबर है, एबी बीसी के भी बराबर है। तो एबी एसी के भी बराबर, एबी बीसी के भी बराबर, तो एसी और बीसी क्या होंगे, बराबर होंगे। यही तो हमें प्रूफ करना था, एसी और बीसी भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एबी भी एसी के बराबर, एबी बीसी के भी बराबर, तो एसी और बीसी भी बराबर होंगे। और एसी एबी के बराबर, बीसी भी, तो ये तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। एबी एसी एबी, एबी बीसी एसी, तीनों बराबर होंगे क्योंकि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यही तो एक्सियम था, पहला नंबर एक्सियम, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो तीनों साइड्स हमने बराबर कर दी। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। समझ गए। तो एक बार हमने एक सर्कल लिया, उसमें देखा दो रेडियस बराबर, दूसरे सर्कल में देखा जो लाइन बनाई और रेडियस बनाया वो भी बराबर, तो दोनों ही रेडियस के बराबर है, तो तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये फिगर मैं वापस से बना देता हूं, ये यहां से हट जाएगा, पर तुम समझ गए हो। फिगर। हाँ, तो ये फिगर थी हमारी। तो हमने ये देखा था कि हम अगर फर्स्ट वाले सर्कल को देखें, रेड वाले को देखें, तो खाली रेड वाले को देखें तो ए बी और ए सी बराबर,
AB भी रेडियस और AC भी रेडियस, तो बोथ रेडियस, बोथ अगर रेडियस है तो AB और AC बराबर। ये हमने देखा था अभी ब्लैक वाले में। हमने क्या देखा, सेकंड वाले सर्कल पे हमने क्या देखा, हमने देखा कि ब्लैक वाले को देखो, अब लाल वाले को बोल दो, ब्लैक वाले को देखो, तो BC भी रेडियस, AB भी रेडियस, तो BC भी रेडियस, AC भी रेडियस, तो मतलब BC और AC भी बराबर, दोनों रेडियस है तो दोनों बराबर, तो AB AC के भी बराबर, AB BC भी रेडियस और AB भी रेडियस, हाँ, तो AB AC के भी बराबर, AB BC के भी बराबर, तो AB जो है वो AC के भी बराबर, AB जो है वो BC के भी बराबर, तो तीनों आपस में बराबर। तो ये क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो जो तुम्हें लिखना है अंग्रेजी में, जो लिखना है उसमें पहला तो कंस्ट्रक्शन थी, समझ में आ गई थी। अब तुम्हें जो मैंने बताया वो प्रूफ लिख रहे हो। क्या, इन सर्कल विद सेंटर ए, AC भी रेडियस तो AC बराबर AB, सेंटर B वाले रेडियस सेंटर सर्कल में BC रेडियस है तो BC भी AB के बराबर, तो AC भी BC AB के बराबर, BC भी AB के बराबर, AC भी AB के बराबर, BC भी AB के बराबर, देयरफॉर तीन साइड्स आर इक्वल। ये हम बोल सकते हैं देयरफॉर ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट्स द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमने प्रूव कर दिया। तो जब भी तुम्हें इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो तुम इस तरह से प्रूफ कर दोगे। ये आपका एग्जांपल नंबर 2 है ना, बिल्कुल ही लॉजिकल ही अजीब सा क्वेश्चन, पर ऐसा ही है, करना पड़ेगा, इसी तरह से करना पड़ेगा। समझ में तो आ गया ना तुम्हें, समझ में तो आ गया ना। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.1 हमें कहता है कि सबसे पहला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। तो बताओ क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, कोई एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक लाइन जा सकती है। ये भी जा सकती है, 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 ये भी जा सकती है। सिंगल पॉइंट से तो कितनी लाइन जा सकती है। तो पहला नंबर क्या है, पहला नंबर क्या है, फॉल्स है। सिंगल पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन जा सकती है, सिंगल पॉइंट से बहुत सारी लाइन जा सकती है। There are infinitely number of line which can pass through two distinct point, दो अलग अलग पॉइंट से बहुत सारी लाइन जा सकती है। नहीं 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 नहीं, सिर्फ एक जा सकती है। पोस्टुलेट नंबर 1 का एक्सियम, तो ये फॉल्स है। पहला भी फॉल्स, दूसरा भी फॉल्स। दूसरे वाले में कह रहा है इनफाइनाइट लाइन जा सकती है दो पॉइंट्स के बीच में। अरे दो पॉइंट्स के बीच में तो सिर्फ एक लाइन जा सकती है, ऐसा नहीं होगा। A terminated line can be produced indefinitely on both sides, इधर से भी बहुत आगे, इधर से भी बहुत आगे। ट्रू है भाई साहब, ये तो बोल ही रहे हैं। टू सर्कल्स आर इक्वल, देयर रेडाई आर इक्वल। रेडाई, रेडाई एक प्लूरल वर्ड है, सिंगल होता है रेडियस होता है, रेडाई मतलब दो, तो दो के बारे में बात कर रहे हैं। तो दो सर्कल हैं, तो एक सेंटर एक रेडियस से एक सर्कल बनाया और सेम रेडियस से दूसरा बनाया, तो दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। बिल्कुल सही है, ट्रू है। इजी भी है, कुछ नहीं है, आसान आसान है। पांचवा, इन फिगर ए बी बराबर पी क्यू है। ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है। तो पी क्यू ए बी के भी बराबर, पी क्यू एक्स वाई के बराबर, तो ए बी और एक्स वाई भी बराबर। यही हमें बोला है, तो ट्रू है। हो गया यार, कितना आसान आसान चीजें हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज नंबर 5.1 का पहला। तुम्हें बताना है इसका प्रूफ, तो रीजन तो तुम दे दोगे, थिंग्स विच आर इक्वल टू वन थिंग वो लिख दोगे, इसमें सर्कल वाला लिख दोगे, टर्मिनेटेड ये एक्सियम ही है ना, ये वाला भी एक्सियम ही है, तो ये सब तो तुम लिख दोगे कौन सा है। या जो चीज आसान है उस पर ज्यादा टाइम नहीं देंगे, जो चीज मुश्किल है, जो मेरे को लग रहा है तुम्हें दिमाग खराब होगा, उसमें टाइम देंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कहता है गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। बहुत सारी टर्म्स है, जिसमें पहली पैरेलल लाइन है, ऐसी तीन चार और है, अगली अगली स्लाइड में लिखी है। तो हर एक चीज की हमें डेफिनेशन देनी है। जैसे पैरेलल लाइन की हमें एक डेफिनेशन बतानी है। तो पैरेलल लाइन क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस मतलब लाइंस which do not intersect, भाई ऐसी लाइन जो कहीं पे इंटरसेक्ट ना करे, ये पैरेलल लाइंस होती हैं। ऐसी लाइंस जो कि सीधी सीधी चलती रहे, कहीं इंटरसेक्ट ना करे, उन्हें पैरेलल लाइन कहते हैं। तो हमें डेफिनेशन देनी थी, हमने डेफिनेशन दे दी। आगे क्या बोला है, आर देयर अदर टर्म दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। ये चैप्टर है एंशिएंट टाइम का, तो एंशिएंट टाइम में अगर तुम जाके किसी का बोलो कि एक ऐसी लाइन जो कहीं इंटरसेक्ट ना करे, तो तुमने आज से करोड़ों साल पहले जाके बोला किसी के सामने कि ऐसी लाइन जो कहीं इंटरसेक्ट ना करे, तो कहेगा ओ भैया लाइन क्या होता है, इंटरसेक्ट क्या होता है। भाई इसमें कोई ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसको डिफाइन करना जरूरी है, जो लोगों को नहीं पता हो सकती थी उस समय पे। कौन कौन सी चीजें हैं, उनको लाइन नहीं पता था। तो मतलब इस डेफिनेशन को लिखने के लिए पहले तुम्हें लाइन की डेफिनेशन भी बतानी पड़ेगी और इंटरसेक्ट की डेफिनेशन भी बतानी पड़ेगी। तो ये तो इसकी डेफिनेशन है, पर इसी डेफिनेशन में कुछ और छोटी छोटी टर्म्स हैं जिसकी भी डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। तो इसमें एक टर्म है लाइन। लाइन मतलब ब्रेथलेस लेंथ, यह भी पढ़ा था हमने, ब्रेथलेस लेंथ। इंटरसेक्ट मतलब अ पॉइंट इन कॉमन,
अ पॉइंट इन कॉमन, एक पॉइंट है जो कॉमन है। अब वापस एक चीज आ गई पॉइंट, तो पॉइंट को भी डिफाइन करना पड़ेगा। बस ये है, ये लूप चल रहा है, पॉइंट को भी डिफाइन करने का। पॉइंट मतलब अनडिवाइडेड पार्ट, अनडिवाइडेबल पार्ट है ना, पार्ट जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, अनडिवाइडेबल पार्ट। ये हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी। तो ये तीन चीजें हैं, मतलब पहले तो तुमने पैरेलल लाइन की डेफिनेशन करी, इसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें डिफाइन करनी पड़ेगी। तो लाइन डिफाइन करी, इंटरसेक्ट भी डिफाइन करा, इंटरसेक्ट में एक और चीज आई पॉइंट, पॉइंट को भी डिफाइन करा। तो ये जो है इस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे। समझ गए, समझ गए, समझ गए। तो कैसे लिखेंगे ये देखो, पैरेलल लाइन क्या होती है? पैरेलल लाइंस आर द लाइंस व्हिच डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। अब इसमें तीन चीजें आ गई, क्या? बिफोर डिफाइनिंग पैरेलल लाइन, हमें तो भाई पहले लाइन भी डिफाइन करना पड़ेगा। लाइन भी नहीं पता होगा लोगों को, इंटरसेक्ट भी नहीं पता होगा लोगों को, पॉइंट भी नहीं पता होगा। तो लाइन की डेफिनेशन लिखी, पॉइंट की डेफिनेशन लिखी, और इंटरसेक्ट की भी हमने डेफिनेशन लिख दी। बस ये है, इतना सा है ना, इजी पीजी। चलो नेक्स्ट 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 करते हैं। नेक्स्ट वाला में बोल रहा है डिफाइन परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन मतलब जो आपस में क्या हो, 90 डिग्री पे कटे। तो परपेंडिकुलर लाइंस आर द लाइन दैट इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। इसमें ऐसी क्या चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता होगी? उनको इंटरसेक्ट का वर्ड नहीं पता होगा। मैथमेटिक्स बोल रहा हूं मैं, तुम कहो भैया आर, एट, दैट, ये भी तो नहीं पता होगा। मैथ पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे, तो मैं मैथ के बारे में बात करूंगा। तो परपेंडिकुलर लाइंस जो है वो ऐसी लाइंस है जो कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें। तो इंटरसेक्ट और 90 डिग्री, इसकी डेफिनेशन लोगों को नहीं पता होगी। तो बिफोर डिफाइनिंग परपेंडिकुलर लाइन वी नीड टू डिफाइन लाइंस। ये लाइंस वर्ड भी डिफाइन करना पड़ेगा, इंटरसेक्ट वर्ड भी डिफाइन करना पड़ेगा, और 90 डिग्री भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो लाइन का क्या होता है? ब्रेथलेस लेंथ पता है, इंटरसेक्ट मतलब कॉमन पॉइंट, ये भी पता है, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल। तो ये तीनों को हमने अलग अलग डिफाइन कर दिया। तो पहले तो एक मेन डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसमें क्या क्या ऐसे वर्ड्स हैं जिसकी डेफिनेशन लोगों को नहीं पता होगी, वो भी बतानी है। तो इसमें क्या क्या वर्ड्स थे? लाइंस था, लाइन की डेफिनेशन लिख दी। इंटरसेक्ट मतलब उसकी डेफिनेशन लिख दी। 90 डिग्री की डेफिनेशन है कि वो राइट एंगल होता है। राइट एंगल एक इंग्लिश वर्ड है, तो ये तो पता ही है लोगों को। राइट एंगल देखते ही दिमाग में क्या आएगा लोगों के? ये आएगा। समझ गए, समझ गए। तो जो यूक्लिड्स की डेफिनेशन हमने सबसे पहली स्लाइड में पढ़ी थी, बस उसी को नीचे नीचे लिखना होगा डिफाइन करते वक्त। तीसरी चीज है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? देखो तीन चीजें होती हैं, एक होती है लाइन, एक होती है रे, और एक होती है लाइन सेगमेंट। लाइन होती है एक ऐसी चीज जो इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, कोई भी उसका एंड पॉइंट नहीं होता, दोनों तरफ से फ्री होता है। रे मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट नहीं है। लाइन तो होती है इधर से भी आगे, इधर से भी आगे, कोई एंड पॉइंट नहीं है। रे मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट है बट नो एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट मतलब एंड पॉइंट भी है, स्टार्टिंग पॉइंट भी है। लाइन सेगमेंट मतलब एंड पॉइंट भी है और स्टार्टिंग पॉइंट भी है। तो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। पूरी एक बड़ी सी लाइन का एक छोटा सा पार्ट ले लिया, ये लाइन बहुत बड़ी लाइन थी, इसमें से एक छोटा सा पार्ट ले लिया जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी एंड पॉइंट भी है, इसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो पार्ट ऑफ लाइन हैविंग स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट इज नोन एज अ लाइन सेगमेंट। अब इसमें क्या क्या चीज आई? लाइन एक वर्ड आया, पॉइंट एक वर्ड आया, ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो बिफोर डिफाइनिंग लाइन सेगमेंट वी नीड टू डिफाइन लाइन एंड पॉइंट। तो लाइन होता है ब्रेथलेस लेंथ, और पॉइंट होता है जिसका कोई पार्ट नहीं होता, है ना, इजी पीजी। ये तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी, तुम समझ जाओगे। रेडियस ऑफ सर्कल हमें डिफाइन करना है। रेडियस ऑफ सर्कल क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस क्या है? रेडियस, ये एक सर्कल है, उसका एक रेडियस है। रेडियस क्या है? एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट है क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट सेंटर है, एंडिंग पॉइंट क्या है? सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट, तो सेंटर और एंडिंग पॉइंट है, तो ये एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। तो रेडियस ऑफ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, किसी भी पॉइंट पे। पर इसमें क्या क्या चीज आ रही है? बिफोर डिफाइनिंग रेडियस वी नीड टू डिफाइन सर्कल। सर्कल हमें डिफाइन करना पड़ेगा, कहां है? सर्कल हमें डिफाइन करना पड़ेगा, सेंटर हमें डिफाइन करना पड़ेगा, एंड सेंटर ऑफ सर्कल, एंड पॉइंट कहीं आ रहा है ना, पॉइंट हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ये चीजें हमें डिफाइन करनी पड़ेंगी, तो तभी हम रेडियस ऑफ सर्कल को लिख पाएंगे। तो देखो सर्कल क्या होता है? सर्कल इज अ शेप कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड गिवन पॉइंट, आल्सो कॉल्ड द सेंटर। क्या बोल दिया भैया? सर्कल पता है क्या होता है? एक फिक्स्ड पॉइंट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाओ, एक पॉइंट ले लो, सेम डिस्टेंस पे जाओ, दूसरा पॉइंट ले लो, सेम डिस्टेंस पे जाओ, तीसरा पॉइंट ले लो। ये सर्कल की डेफिनेशन होती है, तुम पढ़ोगे। सेम डिस्टेंस पे जाके कितने भी पॉइंट ले लो, सेम डिस्टेंस पे जाओ, 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 पॉइंट ले लो, और इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो एक सर्कल मिलेगा। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो एक सर्कल मिलेगा। तो यही बोला है, सर्कल इज अ शेप कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं, ये सारे वो पॉइंट्स हैं एक प्लेन में दैट आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट,
तो इस गिवन पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो ये इन सारे पॉइंट्स का क्या है, एक शेप है, इट इज नोन एज अ सर्कल। तो सेंटर से सेम डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको ज्वाइन कर दें तो एक सर्कल मिलेगा। ये हो गई सर्कल की डेफिनेशन, ठीक है, 9th में पढ़ोगे तुम, इसलिए यहाँ पे लिख दिए इन्होंने डायरेक्ट। फिर उसके बाद सेंटर क्या है, सेंटर जहां से डिस्टेंस ऑफ सर्कल फिक्स्ड है, यहां से इसका डिस्टेंस, यहां से सर्कल का डिस्टेंस क्या है, फिक्स्ड है, ये सेंटर होता है। पॉइंट तो हमें पता ही है, जो कि एक ऐसी चीज जिसका कोई पार्ट नहीं होता, तो इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। तो जो डिफाइन कर रहे हो उसमें क्या क्या पॉइंट्स है जो डिफाइन करने पड़ेंगे, क्या क्या ऐसे वर्ड्स है जो डिफाइन करने पड़ेंगे, वो भी डिफाइन कर दिए। लास्ट पार्ट इसका स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर एक तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, 4 इक्वल साइड्स एंड ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री। क्या क्या चीज डिफाइन करनी पड़ेगी इसमें, अब लिख तो दिया पर लोगों को तो समझ में नहीं आया, लोगों को तुमने बताया, उन्होंने कहा आए, तो तुम्हें पहले बताना पड़ेगा क्या इसमें क्या क्या चीजें हैं। बिफोर डिफाइनिंग स्क्वायर वी नीड टू डिफाइन क्वाड्रिलेटरल डिफाइन करना पड़ेगा, 90 डिग्री डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्लोज फिगर है जिसकी 4 साइड है, उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। 90 डिग्री मतलब राइट एंगल होता है। तो ये दोनों चीज हमने डिफाइन कर दी, ठीक है मेरी जान। तो ये था हमारा, ये 5 डेफिनेशन है, ये इस क्वेश्चन के 5 पार्ट है, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एक्सरसाइज का। ये बच्चों को नहीं समझ में आता है क्योंकि उनको ना किताबी डेफिनेशन चिपका दी जाती हैं। मैंने किताब ही नहीं लिखी, मैंने अपने आप लिखी है, तो तुम्हें समझ में आएंगी। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उसमें समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और दिमाग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा और दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन है। एक बार पढ़ो, रिकॉर्डिंग चल रही है ना। कई बार क्या होता है ना मेरी जान, रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है और मैं बोलता रह जाता हूं। चल तो रही है, चलो चल तो रही है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसको थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स। कुछ पोस्टुलेट्स हैं, जरूरी नहीं है यूक्लिड के पोस्टुलेट नहीं है, बोला है सिर्फ पोस्टुलेट्स हैं, सिर्फ पोस्टुलेट्स बोला है। तो कुछ पोस्टुलेट्स होंगे, हमें बताना है क्या ये पोस्टुलेट जो है किसी में कोई अनडिफाइंड टर्म है, मतलब कोई ऐसी टर्म जो लोगों को नहीं पता होगी उस समय पे, तो बताना है क्या ऐसी टर्म है। तो देखते हैं, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक टर्म है, देयर एग्जिस्ट एनी थर्ड पॉइंट आ गया, एटलीस्ट 3 पॉइंट। तो पॉइंट है और एक लाइन है, पॉइंट और लाइन हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहली चीज तो है कि पॉइंट का डेफिनेशन और लाइन की डेफिनेशन हमें बतानी पड़ेगी, हमें पता है, लिख देंगे। आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब क्या सही है, क्या आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहे कि ये और ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ये बताना है। और क्या ये कहीं से यूक्लिड के भी रिलेशन में है, जो यूक्लिड के पोस्टुलेट हैं क्या उससे कोई रिलेशन है, ये बताना है। तो पहला पार्ट तो कर दिया हमने, अनडिफाइंड टर्म। दूसरा पार्ट है क्या सही है, और तीसरा पार्ट है क्या यूक्लिड से कुछ मिलता जुलता है। चलिए पहला पढ़ते हैं। पहला है गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, पहला नंबर पढ़ रहे हैं हम, पहला पढ़ रहे हैं गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी। तो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ये बोल रहा है देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में एक पॉइंट है सी, क्या ये सत्य है, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था एक लाइन जो है वो पॉइंट से मिलके बनी है, वो बहुत सारे पॉइंट से मिलके बनी है, बहुत सारे पॉइंट से मिलके एक लाइन ए बी बनी है। तो इसके बीच में तो बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है, तो एक सी भी तो हो सकता है, एक सी भी तो हो सकता है, बिल्कुल सही है, सत्य है। दूसरा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट इन सेम लाइन। ये बोल रहा है एटलीस्ट, मतलब अगर आपको कोई 3 पॉइंट को सेम लाइन पे नहीं लाना है तो नहीं, कोई ऐसे पॉइंट्स है जिनको आपको सेम लाइन पे नहीं लाना है, कोई ऐसी लाइन बनानी है जो सेम लाइन पे ना हो, कोई ऐसे पॉइंट हो जो सेम लाइन में ना हो, तो एटलीस्ट 3 पॉइंट चाहिए होंगे। तो ए, बी और एक मान लो सी, तो हमें एटलीस्ट 3 पॉइंट चाहिए होंगे जिससे एक लाइन ना बने। भाई 3 पॉइंट से एक लाइन बन तो सकती है, पर अगर 3 पॉइंट है तो ऐसी भी कंडीशन हो सकती है जिसमें लाइन ना बने। बिल्कुल सही बात है, ये देखो एक लाइन को ही बन रही है, सिंगल लाइन को ही बन रही है। तो ये बोल रहा है कि अगर एक सिंगल लाइन नहीं बनानी, एक ऐसा टास्क दे दिया गया तुम्हें कि सिंगल लाइन नहीं बननी चाहिए, तो उसके लिए एटलीस्ट 3 पॉइंट चाहिए, क्योंकि 2 से तो हमेशा सिंगल लाइन बनेगी, 2 से तो हमेशा सिंगल लाइन बनेगी। कोई अगर तीसरा आ जाए तो हम बोल सकते कि हाँ अब कोई कंडीशन है कि तीसरी लाइन नहीं बनेगी। तो ये हमने क्या करा, ये हमने दूसरी वाली चीजों को, ये हमने दूसरी वाली पॉइंट को डिफाइन कर दिया। क्या इसमें कोई यूक्लिड पोस्टुलेट काम आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ये यूक्लिड का पोस्टुलेट है कि पॉइंट से मिलकर लाइन बनती है।
ये भी यूक्लिड का पोस्टुलेट है कि दो लाइन से, दो पॉइंट से सिर्फ एक लाइन जाती है। बस यही हमें डिफाइन करना है। अब इसकी जो पूरी अंग्रेजी डेफिनेशन है वो मैंने लिख दी है, वो मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, क्योंकि पढ़ के बताऊंगा तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसलिए जो मैंने बताया है बस वैसे ही किसी तरह से लिख देना, ठीक है। लिखने के लिए क्या लिखना है वो मैंने बता रखा है, देखो जैसे लाइन और पॉइंट और प्लेन के बारे में डेफिनेशन। प्लेन भी मैंने शुरू में बताया था, एक सरफेस होता है जिसमें बहुत सारी लाइन आ सकती है, एक सरफेस जिसमें बहुत सारी लाइन हो उसे हम प्लेन कह देते हैं। ये लिख दिया। फिर उसके बाद मतलब मैंने पूरी डेफिनेशन लिख दी है, ये आपको जो पीडीएफ होगी ना उसमें पूरा समझ में आ जाएगा। जो मैंने मुंह से बोला वो यहां लिख दिया है तो समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरी जान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है इफ अ पॉइंट सी लाई बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट AC बराबर BC। एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है C सच दैट हमें दे रखा है AC बराबर BC। ये हमें गिवन है AC बराबर BC। प्रूफ दैट AC बराबर हाफ AB होगा। एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। फिगर तो बना दिया हमने कि AB है, AB के सेंटर में C है, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं इक्वली। तो हमें प्रूफ करना है AC बराबर हाफ AB। हमें पता तो है AC जो है वो पूरे AB का हाफ है, क्योंकि ये सेंटर है ना C, तो AC जो होगा वो पूरे का हाफ होगा, ये तो हमें पता है। ये हमें प्रूफ और करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, देखो एडिंग AC बोथ साइड्स AC ऐड कर दिया। एंड वी नो फ्रॉम एक्सियम नंबर 2 इफ इक्वल्स आर एडेड, ये वाला पूरा लिख देना, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, वो सारा लिख देना। तो हमने AC इस तरफ भी AC ऐड करा और इस तरफ भी AC ऐड करा, तो दोनों इक्वल होंगे। दोनों तरफ अगर सेम चीज ऐड कर रहे हैं तब भी इक्वल का साइन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। AC प्लस AC इज 2AC, BC प्लस AC इज पूरा AB। ये 2 नीचे गया तो AC बराबर हाफ AB आ गया। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। तो हमने दोनों तरफ क्या करा? AC ऐड कर दिया। सेम चीज अगर ऐड कर रहे हो तो इक्वल का साइन रहेगा, पहले भी इक्वल था बाद में भी इक्वल रहेगा, सेम चीज ऐड करी। AC प्लस AC 2AC, BC प्लस AC, तो BC और AC पूरा AB मिल गया, तो 2AC बराबर AB, 2 नीचे गया तो AC बराबर हाफ AB हो गया। ये है, ये तो आसान क्वेश्चन था। इसका एक दूसरा पार्ट है, वो बोल रहा है जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना उसमें आपने C पॉइंट को मिड पॉइंट कहा था, है ना भाई। जो पिछला वाला पार्ट था जिसमें A, B और C है, तो ये C जो है ये मिड पॉइंट है, ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। क्यों मिड पॉइंट है? क्योंकि जो AC है वो हाफ ऑफ AB है, ये हमने प्रूफ कर दिया था इससे, ये हमने प्रूफ कर दिया था। AC बराबर हाफ AB है, प्रूफ कर दिया था, कर दिया। प्रूव दैट, अब हमें क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है? एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट, सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा, ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा, ये प्रूफ करना है। तो जब भी ऐसा हो ना, वो प्रूफ करने के लिए सिर्फ एक ही होगा, सिर्फ एक ही लाइन जाएगी, सिर्फ यही होगा, कैसे करोगे? कॉन्ट्राडिक्शन से। वो कह रहा है एक ही होगा, मैंने कहा नहीं दो होंगे। मैं क्या बोल रहा हूं कि लेट देयर आर टू मिड पॉइंट, लेट AB के बीच में एक और मिड पॉइंट है, मान लो D, लेट D इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट, लेट D जो पॉइंट है इट इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट, इट इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट, D भी एक मिड पॉइंट है मान लो। तो अगर D मिड पॉइंट है जो मैंने माना है, तो AD भी हाफ AB के बराबर होगा। भाई यहां से तो हमें पता था AC बराबर हाफ AB है। जब C मिड पॉइंट है तो ये कंडीशन, जब D भी मिड पॉइंट है तो हम कह देंगे AD बराबर हाफ AB। अब हम ये कह सकते हैं थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। एक्सियम नंबर 1, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो हम कहेंगे हाफ AB भी AC के बराबर, हाफ AB AD के भी बराबर, तो AC और AD भी बराबर, AC और AD भी बराबर, AC और AD भी बराबर। तो दो चीज अगर बराबर है तो मतलब C और D तो सेम ही पॉइंट है, C और D तो सेम पॉइंट है। अगर दो लाइन बराबर है तो C और D तो सेम पॉइंट है, AC और AD, AA बराबर C और D भी बराबर होंगे। लॉजिकल पॉइंट, C और D भी बराबर होंगे। पर मैंने पहले मान लिया था कि C और D अलग अलग पॉइंट है, C भी एक मिड पॉइंट है, D भी एक मिड पॉइंट है, दो अलग अलग मिड पॉइंट है। अब मेरे को दिख रहा है दोनों बराबर है, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, पहले मैंने माना था दो अलग अलग मिड पॉइंट है, अब दिख रहा है वो तो सेम ही चीज है, जो अलग थे वो सेम ही है, कुछ बस नाम अलग है सेम ही। राजू मोनू दोनों जुड़वा भाई हैं, सेम ही है। कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, तो मतलब मेरी जो assumption थी वो गलत थी, मैंने माफी मांग ली, मेरी assumption इज रॉन्ग, देयरफॉर देयर इज ओनली वन मिड पॉइंट बिटवीन अ लाइन सेगमेंट। कैसे लिखोगे अंग्रेजी में? ऐसे कैसे लिखोगे अंग्रेजी में? ऐसे, सपोज C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो मतलब AC बराबर हाफ AB। सपोज अनदर पॉइंट D इज ऑल्सो मिड पॉइंट, तो AD बराबर हाफ AB, तो AD भी हाफ AB के बराबर, AC भी हाफ AB के बराबर, तो मतलब AD से बराबर AC होगा, बिकॉज थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर बाय एक्सियम नंबर 1, बाय एक्सियम नंबर 1। हेंस AC बराबर AD मिल गया हमें।
AC जो AC है वो AD के बराबर मिल गया. It implies C and D are same point. C और D तो same point है. It contradicts our assumption. Therefore every line segment has only one point in midpoint. सिर्फ एक ही midpoint होगा. देख लो, समझ लो, कुछ नहीं है, easy peasy है, कुछ नहीं है, बस कॉन्ट्राडिक्शन करा, मान लिया एक और मिड पॉइंट है, पर हमें तो दिख रहा है दोनों सेम ही है. जो अलग अलग पॉइंट माने थे वो तो सेम ही मिड पॉइंट है. तो मतलब सिर्फ और सिर्फ एक मिड पॉइंट होगा बिटवीन टू लाइंस, बिटवीन अ लाइन सेगमेंट. एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा. अगला क्वेश्चन अभी हमने करा था पीछे एग्जाम्पल में, तो हो गया. लास्ट क्वेश्चन, एक्सियम नंबर 5 जो है वो कहता है क्या, वो कहता है कि एक्सियम नंबर 5 क्या कहता है, एक्सियम नंबर 5 क्या था, एक्सियम नंबर 5 था वो होल वाला, कि होल इज ग्रेटर देन पार्ट. एक्सियम नंबर 5 क्या था, एक्सियम नंबर 5 था होल इज ग्रेटर देन पार्ट. होल इज ग्रेटर देन पार्ट. इसको ना लोग यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं. क्यों कहते हैं? होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं. तो ये पूछा है क्वेश्चन में, इसे यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों कहते हैं? व्हाई एक्सियम इज लिस्टेड इन, व्हाई एक्सियम 5 कंसीडर्ड एज अ यूनिवर्सल ट्रुथ? ये इसलिए कहते हैं, it is known as universal truth because it holds true. ये हमेशा ट्रू होगा. कब? हर एक फील्ड में. It hold true in any field. किसी भी फील्ड में चले जाओ हमेशा ट्रू होगा. सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं, हर जगह ट्रू होगा. सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं, हर जगह ट्रू होगा. जैसे मैंने ग्लोब का एग्जांपल लिया था, पूरे ग्लोब से भारत जो है, तो पूरा ग्लोब जो है वो तो बड़ा है ना उस पार्ट से. पिज्जा का एक पार्ट जो है, तो पिज्जा तो पूरा का पूरा बहुत बड़ा है ना उसके एक पार्ट से. तो ये हर जगह ट्रू है, खाली मैथमेटिक्स में नहीं. यहां में लिखेंगे और इससे हमारा ये आंसर आ जाएगा. इसी के साथ आपकी ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है. थैंक यू सो मच कूडीज आज के चैप्टर को देखने के लिए. आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर करवा दी, आपके पूरे पोस्टुलेट्स कवर करवा दी, आपके पूरे एक्सियम्स कवर करवा दी, आपकी पूरी डेफिनेशन कवर करवा दी. ये जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी नीचे टेलीग्राम में, ठीक है. और जो बाकी चैप्टर्स हैं वो नीचे कमेंट कर दो, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा. बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर. तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है. बाय बाय, थैंक यू सो मच. पीडीएफ ले लेना, चैप्टर को फोड़ के आना, 100 बड़ा 100 तुम लेके आओगे. बाय 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 बाय, जाओ पढ़ लो. बाय बाय बाय.